Good morning, dear students. Now, here I am presenting to you the next lecture of Chapter 1 History. Okay, in our previous class, we had studied about the outbreak of the revolution कि किस तरह से जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था वो अलग अलग जगहों तक फैला। इसमें जो थर्ड स्टेट था उसकी काफ़ी अहम भूमिका थी क्योंकि सबसे ज़्यादा टैक्सेस उन्हीं को देना पड़ता था और किस तरह से वो लोग एकजुट होकर इस क्रांति को फैलाने का प्रयास कर रहे थे। ठीक है। नाउ टुडे विल कंटिन्यू विद द चैप्टर। हियर इज द पिक्चर इज गिवन ऑफ द टेनिस कोर्ट। जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जो भी थर्ड स्टेट के लोग थे वो एक टेनिस कोर्ट में जमा हुए और उन्होंने वहां पर शपथ ग्रहण करी कि वो नए संविधान का गठन करेंगे। तो उसी का एक चित्र यहाँ पर हमें दिखाया गया है। Abbassius, originally a priest, wrote an influential pamphlet called What is the Third State? इसी में एक नाम आता है एबिसियस, जो कि एक पुजारी थे जिन्होंने एक पैम्पलेट निकाला जिसका हेडिंग था व्हाट इज द थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट क्या है? While the National Assembly was busy at Versailles drafting a constitution, the rest of France seethed with turmoil. जहाँ पर नेशनल असेंबली एक तरह बिजी थी वर्सेल में कि वो नए तरह के संविधान को किस तरह से ड्राफ्ट करे, बाकी जो फ्रेंच स्टेट थे वो अलग अलग विषयों पर अपनी चर्चा कर रहे थे। अ सिवियर विंटर हैड मेंट अ बैड हार्वेस्ट, और इसी तरह सर्दियों में उसी बीच काफ़ी बुरी खेती हुई। द प्राइस ऑफ ब्रेड रोज, जिससे रोटी की कीमतें काफ़ी बढ़ गई। ओफन बेकर्स एक्सप्लॉइटेड द सिचुएशन एंड होर्डेड सप्लाई, और जो दुकानदार थे उन्होंने इनका काला बाजारी करना शुरू कर दिया था जिससे कि महंग प्राइस और ज़्यादा बढ़ गए थे। आफ्टर स्पेंडिंग आवर्स इन लॉन्ग क्यूज एट द बेकरी, क्राउड्स ऑफ एंग्री वुमन स्टॉर्म इनटू द शॉप्स। लेकिन काफ़ी लंबे समय तक लाइन में खड़े रह के भी जब लोगों को खाना नहीं मिला तो वो लोग दुकानों के अंदर घुसने लगे। एट द सेम टाइम द किंग ऑर्डर ट्रूप्स टू मूव इनटू पेरिस, और उसी समय राजा ने सेना को पेरिस में घुसने की आज्ञा दी। On 14 July, the agitated crowd stormed and destroyed the Bastille. और उसी समय 14 जुलाई को जो क्रोधित जनता थी उन्होंने बेस्ट्राई के किले को एकदम तोड़ दिया, नष्ट कर दिया। इन द countryside, rumors spread from village to village that the lord of the manor had hired bands of brigands who were on their way to destroy the ripe crop. इसी बीच में एक अफवाह ये भी फैल गई गांव में कि जो राजा के सैनिक हैं, जो उनके आदमी हैं, वो गांव-गांव जाके फसलों को नष्ट कर रहे हैं। Caught in frenzy of fear, peasants in several districts seized hoes and pitchforks and attacked churches. They looted, hoarded grain and burned down documents containing record of manorial dues. इसी अफवाह को ध्यान में रखते हुए वहाँ के जो मजदूर थे, किसान थे, उन्होंने उस सेना पर आक्रमण करा और उनके सारे रिकॉर्डों को अपने कब्जे में ले लिया। उनके पास जो भी अनाज था वो अपने कब्जों पर ले लिया। A large number of nobles fled from their homes, many of them migrating to neighboring country. और इस वजह से वहाँ से बहुत सारे जो लोग थे उन्होंने प्लान करा और वो आसपास के क्षेत्रों में, देशों में चले गए। Faced with power of his revolting subject, Louis XVI finally accorded recognition to the National Assembly and accepted the principle that his power would from now on be checked by a constitution. और इस तरह की मुश्किलों का सामना करने के बाद लुई सिल्वा ने आखिरकार जो नेशनल असेंबली थी उसकी जो भी मांग थी उसको माना और उसको एक संवैधानिक अधिकार दिया, और ये बात भी मानी कि राजा के जो भी अधिकार हैं उस पर असेंबली अपनी निगरानी रख सकती है। On the night of 4 August 1789, the Assembly passed a decree abolishing the feudal system of obligation and taxes. और इसी वजह से 4 अगस्त 1789 को इस असेंबली ने एक बिल पास करा जिसके अकॉर्डिंग जो भी टैक्सेस जनता पे लगते थे अतिरिक्त, उन सभी को ख़त्म कर दिया गया। Teachers were abolished and lands owned by the churches were confiscated. और इसी तरह से जो भी एक टीचर्स जो कर उस समय लिया जाता था और चर्चों के द्वारा जो भी जमीन उस समय अपने कब्जे में ली गई थी उन सभी को जनता को लौटा दी गई। As a result, the government acquired assessed worth at least
2 बिलियन लीवर। और ऐसा करने से सरकार को 2 बिलियन लीवर जो कि वहाँ की मुद्रा थी उसका फ़ायदा मिला। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक मैप भी हमें दिया हुआ है। ये मैप हमें बताता है कि किस तरह से उस समय जो लेबर पीजेंट फार्मर थे किस तरह से वो एक जगह से दूसरी जगह तक गए और धीरे धीरे ये क्रांति बढ़ती गई। यहाँ पे कुछ वर्ड्स भी दिए गए हैं जैसे जो कि हमने यहाँ पे पढ़े, जैसे चैट्यू यहाँ पे एक वर्ड है जो कि कास्टल और स्टेली रेजिडेंस बिलोंग टू किंग यानी राजा के महल को बताता है। मेनर एन स्टेट कंसिस्टिंग ऑफ द लॉर्ड्स लैंड्स एंड हिज मैंसन यानी ऐसा स्टेट जो कि राजा का था और जो कि उसका साम्राज्य था उसको मैनर कहा जाता था। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। हियर फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब यहाँ पे बताया गया कि फ्रांस किस तरह से एक संवैधानिक एकाधिकार फ्रांस पर हो गया। द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। नेशनल असेंबली ने 1791 में अपना संविधान का प्रारूप तैयार करा। इट्स मेन ऑब्जेक्ट वॉज टू लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्च। इसका मेन उद्देश्य था राजा की शक्तियों में कमी करना। These power instead of being concentrated in the hands of one person were now separated and assigned to different institution। अब इस शक्ति को सिर्फ एक हाथ में देने के बजाय उन्होंने अलग अलग संवैधानिक ताकतों को ये अधिकार दिए। द लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, जिसमें कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका भी इसके अंतर्गत काम करती थी। दिस मेड फ्रांस अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। इसने फ्रांस को एक संवैधानिक मोनार्की में तब्दील करा। और यहाँ पे एक हमें फिगर भी दिया हुआ है, एक्सप्लेन हाउ द न्यू पॉलिटिकल सिस्टम वर्क, जिसमें हमें ये देखना है कि जो नया सिस्टम बनाया गया था ये किस तरह से वर्क करता था। जिसमें सबसे नीचे आप ब्लॉक में देख सकते हैं पैसिव सिटीजन्स है जिसके पास कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं होते थे। इनकी संख्या लगभग 3 मिलियंस के आसपास थी। इसके ऊपर एक्टिव सिटीजन्स थे जिसमें वोट डालने का अधिकार उनको था, जो कि सिर्फ 4 मिलियन था टोटल 28 पॉपुलेशन का। ये जो लोग थे एक्टिव सिटीजन्स ये अपना वोट देते थे, जिससे कि कुछ इलेक्टर्स जो होते थे 50,000 के करीब वो चुनकर नेशनल असेंबली में जाते थे, जिसकी टोटल संख्या 745 ही होती थी। ये राजा पर अधिकार करते थे। राजा उस समय एग्जीक्यूटिव था जो कि चीज़ों को आदेश पारी करता था। लेजिस्लेचर ये नेशनल असेंबली थी जो कि संविधान के नियम कानून बनाती थी। और यही एक्टिव लोग वोट देके जजों को भी, जुडिशरी का भी निर्माण किया करते थे। ओके, ये उस समय का पॉलिटिकल सिस्टम 1791 के आधार पर बनाया गया था। और यही नेशनल असेंबली मिनिस्टर्स को भी कंट्रोल किया करती थी जो कि वोट से चुनकर आते थे, या राजा जिनको अपने मंत्रियों को नियुक्त करता था उन पर भी ये नेशनल असेंबली कंट्रोल किया करती थी। यहाँ पर राजा को एक वीटो पावर था जो कि नेशनल असेंबली को कभी भी बुला सकता था और उसकी कार्रवाई शुरू करवा सकता था। ओके, so student, this is for today. What you have do today, just draw this picture and diagram in your copy। आप इसको एक कॉपी पे बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसको याद करिए। ये आपको हेल्प करेगा समझने में कि उस समय पर क्या पॉलिटिकल सिस्टम था। ओके, आप इसको एक रफ कॉपी में अभी बना सकते हैं, किसी नई कॉपी पे बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको प्रैक्टिस करिए, समझिए। Then we will discuss the another aspect in our next lecture. Okay, thank you, have a good day.